डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी। हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 डिफरेंट तरीके से हो सकती है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करे, जब 2 कंपाउंड्स कंबाइन करे, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन करे। तो हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। देन हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखी थी और हमने देखा था कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, एंड हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है वो हमने नहीं देखा था। इस क्लास में वो डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों रही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि AgBr जो होता है, AgBr को अगर मैं लाइट में रख दूं, उसको अगर मैं लाइट में रख दूं तो लाइट में रखने पर AgBr डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल में और उसके बाद ब्रोमीन गैस में। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इस ब्रोमीन गैस के जो वेपर्स होते हैं ना, उनका कलर क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेरे पास ब्रोमीन गैस जो होती है उसके वेपर्स का कुछ कलर होता है, तो उनके वेपर्स का कलर क्या है वो बताइए। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्यों होती है और डिकम्पोजिशन करने पर हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, देखो उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होगी, वो एक एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बोला कुछ बच्चों ने। ये जो ब्रोमीन गैस होती है ना, उसके रेड ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं, ब्लैक कलर के नहीं होते, रेड ब्राउन कलर के उसके वेपर्स होते हैं। सिमिलरली जो मेरी NO2 गैस होती है ना, उसके भी रेड ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं। तो दोनों के बारे में याद रखना कि 2 ही ऐसी गैसेस है, ब्रोमीन और NO2, जिनके रेड ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं वाटर लूं और वाटर किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊं, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर ना वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, वाटर ब्रेक हो जाता है, और जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों मिली? क्योंकि वाटर बन किससे रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से ही तो बन रहा है ना। लेकिन जब मैंने वाटर की डिकम्पोजिशन कराई इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर बन कैसे रही है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज का रीजन एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अब मेरे पास आपको ये फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में आपको ये कंटेनर सा दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये कंटेनर क्या है? ये कंटेनर एक बीकर है। ठीक है, ये कंटेनर एक बीकर है। इस बीकर में मैंने पानी डाला। ठीक है, इस बीकर में मैंने वाटर डाला। तो देखो, एक चीज याद रखो कि जो वाटर होता है ना, वो बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है। वाटर बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है। अब वाटर 2 तरीके के आयन से मिलके बना है, H+ और OH-। ठीक है, अगर मैं सिर्फ पानी लूं, एक गिलास पानी लूं, तो उसमें आयंस मुझे दिखेंगे थोड़ी, मुझे तो सिर्फ वाटर दिखता है। ठीक है, वैसे भी एक वाटर के अंदर आयंस बहुत कम होते हैं। मतलब वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है वाटर की फॉर्म में, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैंने एक बीकर लिया, ये जो कंटेनर सा दिख रहा है ना आपको, इस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं बीकर। मैंने इसमें वाटर ऐड किया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मुझे स्टडी करना था, मुझे देखना था कि जब मैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हूँ तो कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो बीकर था ना, यहाँ पे मैंने एक होल किए बीकर में, पानी डालने से पहले होल किया। ठीक है, अब पानी डाल के होल कर तो पानी तो नीचे ही आ जाएगा।
ठीक है। तो पानी एक होल किया, एक रबर स्टॉपर लगाया, उस रबर स्टॉपर में मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए होते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ही पास होती है। तो इस रबर कोक से मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई और वो इलेक्ट्रोड्स थी ग्रेफाइट की, ठीक है। कार्बन का एलोट्रोप होता है ना ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स मैंने रबर कॉक के अंदर लगा दी। फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया, उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब इस तरीके की ग्लास की ट्यूब्स होती है, इन दोनों में मैंने पानी फिल किया इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, जो मेरी 2 इलेक्ट्रोड्स थी ना उनके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दी, मतलब कि टेस्ट ट्यूब मैंने उल्टी करके डाल दी इस तरीके से। आपको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दिख रही है ना, जो इन ग्रेफाइट्स को, इन रोड्स को कवर अप करे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये जो ग्रेफाइट रोड थी, क्योंकि ये ग्रेफाइट रोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प करती है, इसलिए मैंने इन रोड्स को फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे मेरे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है बच्चों कैथोड और दूसरा होता है एनोड। क्या होता है, कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये जो मेरे पास एनोड होता है ना, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी कैसे समझ में आ जाएगा, अभी बस जो बोल रही हो वो सुन लो, ठीक है। तो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। तो 2 चीजें होती है इलेक्ट्रोड्स में, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, तो उसमें से जो एनोड होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस के केस में मेरे पास ये जो कैथोड है ना ये नेगेटिवली चार्ज है और ये जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने बैटरी के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया हमारी इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो अभी तक बस मैंने इतना बताया कि मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने कनेक्ट किए, यहाँ पे बीकर के बीच में ही 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए और दोनों इलेक्ट्रोड्स को देन मैंने बैटरी में डाल दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करी तो करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो वाटर होते हैं ना, वाटर H+ आयन्स और उसमें जो OH- आयन्स की जो क्वांटिटी होती है, मतलब आयन्स बहुत कम होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर आयन्स बहुत कम होते हैं। तो ताकि मेरे इस वाटर के अंदर आयन्स की क्वांटिटी या फिर आयन्स का अमाउंट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसके अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, यानी कि H2SO4 डालते हैं, ठीक है। अब जब मैंने H2SO4 इसमें डाला, H2SO4 के डालते ही मेरे पास वाटर जिसमें पहले आयन्स बहुत कम थे, अब उसमें आयन्स बहुत ज़्यादा हो गए। आयन्स बहुत ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि H2SO4 खुद भी H+ आयन्स देता है। ये सारी कहानी जब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि H2SO4 H+ देता है, इसका क्या मतलब है। अभी बस इतना समझो कि पहले वाटर आयन्स नहीं दे रहा था, जैसे ही मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 डाला, उस टाइम पे उस वाटर के अंदर आयन्स का अमाउंट बढ़ गया, आयन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, आयन्स का अमाउंट बढ़ गया, आयन्स की क्वांटिटी बढ़ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बैटरी का स्विच ऑन किया और करंट पास कराना शुरू कर दिया, ठीक है, करंट पास कराना शुरू कर दिया। तो इन वायर से होता हुआ, इन इलेक्ट्रोड से होता हुआ करंट गया पानी में, ठीक है, यानी कि वाटर को एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनर्जी मिल रही है ना। अब जब एनर्जी मिल रही है उसको, तो होगा क्या, वाटर के अंदर जो मेरा वाटर है वो इस एनर्जी को गेन करेगा और वाटर जो है वो टूटेगा, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में,
ठीक है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस एनर्जी को लेगा और उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो जब वाटर ब्रेक होने लगेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तो गैसेस निकलेगी, तो गैसेस के मुझे बबल्स दिखने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब थी, जो मैंने इन्वर्टेड पोजीशन में रखी थी, उन टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ बबल्स मुझे बनते हुए दिखे। ठीक है, उन टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे कुछ बबल्स बनते हुए दिखे, है ना। अब गैसेस तो दो रिलीज हो रही थी, एक हाइड्रोजन थी और दूसरी ऑक्सीजन थी, है ना। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे नेगेटिव वाले पे हाइड्रोजन होगी या पॉजिटिव वाले पे हाइड्रोजन होगी या कहाँ पे कौन सी गैस होगी, मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, है ना। तो देखो, मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, एक था मेरा कैथोड और एक था मेरा एनोड। एनोड मेरा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था और कैथोड मेरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, है ना। अब वाटर में बच्चों कौन से आयन्स होते हैं, H+ आयन और एक होता है OH- आयन, है ना। तो एक H+ आयन होता है और एक OH- आयन होता है। तो देखो, जो H+ आयन है, जो पॉजिटिव वाला है, वो तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव वाला तो उसको रिपेल कर देगा, उसको धक्का मार के भगा देगा, है ना। तो इसलिए यही होता है, जो पॉजिटिव वाला है वो जाता है नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव वाला है वो जाता है पॉजिटिव की तरफ। तो इसी वजह से जो मेरा H+ आयन है वो जाता है कैथोड की तरफ और जो मेरे OH- आयन है वो जाते हैं एनोड की तरफ, और वहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है जिसकी वजह से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पे मेरी ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। यानी कि मैंने दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ली थी, एक इलेक्ट्रोड मेरी कैथोड से कनेक्टेड थी, ये वाली राइट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड मेरी कैथोड से कनेक्टेड थी और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड थी वो एनोड से कनेक्टेड थी, है ना। तो नेगेटिव वाले पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो मेरे राइट हैंड साइड वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बन रही होगी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेनर में, लेफ्ट हैंड साइड वाले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस बन रही होगी। अब ये तो मैंने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होता, है ना। बेसिकली हमें प्रूफ करनी पड़ती है ना, साइंस में हर चीज़ है एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने सोचा कि ये जो गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है ना, या तो हम इन गैस की टेस्टिंग कर ले किसी तरीके से, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या करे भाई, फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद बैटरी का स्विच कर दिया बंद। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ना गैसेस कलेक्ट हो चुकी है, गैसेस इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, गैसेस कलेक्ट हो चुकी है, गैसेस इकट्ठी हो चुकी है। तो ये मेरे पास कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास एनोड वाली टेस्ट ट्यूब है। तो जब मैंने कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब ली, उसको सीधा किया और उसको बाहर लेके गई, एक कैथोड में टेस्ट ट्यूब है और एक मेरे पास एनोड वाली टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो मैं टेस्ट ट्यूब थी मेरे पास, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स थे गैसेस के, सिमिलरली इसके अंदर बबल्स थे गैसेस के। फिर मेरे को प्रूफ करना था कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, तो कैसे प्रूफ करूं। तो उसके लिए मैंने एक कैंडल जलाई और उस बर्निंग कैंडल को मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहाँ पे गैसेस थी, टेस्ट ट्यूब के ऊपर अंदर सारी गैसेस थी ना, मैंने जल्दी से कैंडल जलाई और कैंडल को लेके गई टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो कैथोड, वहां से मैंने जो टेस्ट ट्यूब उठाई थी, जैसे ही मैं कैंडल को वहां पे लेके गई तो वो कैंडल एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करने लगी। ठीक है, ऐसे पट 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 ऐसे आवाज आने लग गई, पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न करने लगी। लेकिन जब मैं एनोड वाली टेस्ट ट्यूब को, जिसमें गैस थी, उसको कैंडल को उसके पास लेके गई तो मैंने देखा कि वो कैंडल बहुत ब्राइटली, बहुत अच्छे से बर्न करने लगी। ऑक्सीजन जो होता है वो कंबशन को सपोर्ट करता है ना, है ना। तो एनोड वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसने कैंडल को बहुत ब्राइटली बर्न कराया, बहुत ब्राइटली बर्न कराया। लेकिन जो मेरे पास कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो गैस थी, जैसे ही कैंडल बर्न, जलती हुई कैंडल को मैं उसके पास लेके गई तो वो कैंडल जो है ना वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करने लग गई, पॉपिंग साउंड के साथ
बर्न करने लग गई, है ना। और हमें पता है एक ही ऐसी गैस है जो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है, वो है मेरी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दिया कि कैथोड वाली जगह पे मेरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और एनोड वाली जगह पे मेरी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने वाटर लिया, वाटर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला ताकि मेरे पास वाटर में आयंस बन जाए। ठीक है, और मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई, दोनों को बैटरीज से कनेक्ट किया। कैथोड मेरी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, एनोड मेरी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस थी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस थी। इतनी सी ऑब्जर्वेशन थी कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर का डीकंपोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस इसको हम लोग बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी गई कि जो कैथोड पे जितनी गैस कलेक्ट हुई उसका जो अमाउंट था और एनोड पे जितनी गैस कलेक्ट हुई उसका जो अमाउंट था, तो कैथोड वाली गैस का अमाउंट एनोड वाली गैस के 2 टाइम्स था। क्या था? ट्वाइस था। 2 टाइम्स था यानी कि ट्वाइस था। ठीक है, मतलब कि ये जो कैथोड वाली गैस थी ना, ये वाला कंटेनर था मेरे पास इस साइड वाला, यहाँ पे जो मुझे गैस मिली उसका अमाउंट ट्वाइस था एज कंपेयर टू एनोड में जो गैस बन रही थी। ऐसा मतलब कि अब कैथोड पे कौन सी गैस थी? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस थी? एनोड पे मेरे पास ऑक्सीजन गैस थी। यानी कि एक सेकेंड, कैथोड का अमाउंट जो था वह एनोड वाली गैस के ट्वाइस था, यानी कि हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से ट्वाइस था। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लो, उसकी डीकंपोजिशन कराओ तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब आप बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 है तो आपको इधर 2 बनाना पड़ा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देन इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं और 1 ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल है। ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन का अमाउंट मिलता है, वो हमेशा डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में डबल होता है। और आप देख भी सकते हो वाटर के फॉर्मूला में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना। तो इसीलिए गैस का जो अमाउंट मुझे कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में मिला वो डबल था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा एक्टिविटी एक्सप्लेन करो, फिगर आपको दे देगा। पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है कि बताओ कैथोड वाली पे जो अमाउंट मिला गैस का वो डबल क्यों है एनोड वाली से? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डबल है ना एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड पे कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। बस यही सिंपल से क्वेश्चंस आपसे इलेक्ट्रोलिसिस के पूछे जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके इसको बुक में से पढ़ लेना या फिर एनसीईआरटी नोट्स में से पढ़ लेना, बहुत इजीली बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई द अमाउंट कलेक्टेड इन कैथोड इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड एट एनोड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन में जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम ही कुछ सिलेक्ट बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है, उसको आके कोई दूसरा बंदा हटा दे और उसकी जगह लेके बैठ जाए। या फिर एक हाथी है और एक चींटी है,
अब चींटी हाथी के आगे टिक पाएगी क्या? नहीं टिक पाएगी, हाथी उसको मार देगा, है ना। बस यहाँ पे यही होता है, एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो किसी दूसरे मेटल की जगह ले लेगा, किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि रिएक्टिव ज़्यादा मेटल कौन सा है और कम रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को पहचानने के लिए एक सीरीज दी गई, उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सीरीज हम लोगों को याद होनी चाहिए, तभी हम लोग बता पाते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे एक हाथी एक चींटी को मार देता है, वैसे ही एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी में कंपेयर कैसे करूंगी, वो हम लोग करते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखो यहाँ पे आप लोगों को एक सीरीज दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो हमने इस सीरीज को अरेंज किया है फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो ऊपर है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रही हूँ तो मेटल की रिएक्टिविटी कम हो रही है, आप देख सकते हो। फिर तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मेरा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, देन उसके बाद कैल्शियम है, देन मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम है। इसको देख सकते हो ना। अब इसको याद करने के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमोनिक्स यूज़ करते हैं कि कैसे इसको याद रखें, है ना। एल्यूमिनियम के बाद एक नॉन मेटल आया हुआ है कार्बन। अब ये नॉन मेटल क्यों आया उसका रीज़न भी बताऊंगी। एल्यूमिनियम के बाद जिंक है, देन आयरन है, देन टिन, लेड के बाद फिर से नॉन मेटल है हाइड्रोजन, देन कॉपर, सिल्वर एंड देन गोल्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सीरीज दी गई कि पोटेशियम तो मेरे पास मोस्ट रिएक्टिव है और उसके बाद जो मेरा गोल्ड है ना वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम के बाद सोडियम रिएक्टिव है, देन कैल्शियम है, तो सोडियम और कैल्शियम में से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कैल्शियम और आयरन में से कोई पूछ ले तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम मेरा मोस्ट रिएक्टिव है और जो मेरा गोल्ड है वो गोल्ड मेरा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो देखो एक तो यहाँ पे मुझे दी हुई है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। मतलब जो इनका पहला वर्ड है ना, पी से पोटेशियम, पी से प्लीज, तो प्लीज स्टॉप सोडियम, कैल्शियम, कॉलिंग मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड ज़ेब्रा, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन। तो इस निमोनिक्स के थ्रू आप लोग इसे याद कर सकते हो। या फिर एक और भी होती है जो जनरली सभी बच्चे यूज करते हैं कि काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एक ये टिन रह गया बीच में, ठीक है। तो किसी भी न्यूमोनिक्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल रहो, आप याद कर सकते हो। बस याद करके रखनी है क्योंकि आगे भी जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये बहुत यूज में आती है, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि हम टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब जल्दी से बिना चीटिंग किए मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं मैग्नीशियम को कंपेयर करूँ टिन के कंपैरिजन में तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखना मत आंसर, जल्दी से बताओ मैग्नीशियम और टिन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की या फिर टिन की। अब उससे पहले एक और चीज़ थी कि कार्बन और
कार्बन और हाइड्रोजन को हमने, वो तो नॉन मेटल्स है, ठीक है, उनको हमने फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों लिया, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि जब आप मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि हम लोग ना मेटल की एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब अर्थ से उन मेटल्स को हम कैसे निकाले बाहर अपने यूज के लिए, ठीक है। अर्थ से उन मेटल्स को हम लोग कैसे निकाले अपने यूज के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो उनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में ना हम लोग कार्बन का और हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो इसीलिए उनको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रख दिया, क्योंकि आगे जाके इनकी एप्लीकेशन आएगी ना जब एक्सट्रैक्शन की, तब वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सही बोला बच्चों ने कि मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टिन, ठीक है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है, ठीक है। अब ऐसे क्यों हो रहा है वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सब कुछ वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बोला कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल, ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। हमने देख भी लिया कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ा चुकी हूं कि जब मैं जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर जब मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूं तो मुझे जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब ये रिएक्शन हुई क्यों, तो उसका जवाब आज आप लोगों को मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रही है, क्यों जो सल्फेट आयन पहले हाइड्रोजन के साथ था वो जिंक के साथ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। देखो जिंक की रिएक्टिविटी अगर आप देखो तो जिंक इधर है, हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, जिंक इधर है, हाइड्रोजन इधर है। तो आप देख सकते हो कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब जिंक ताकतवर ज्यादा है, उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है, जो जिंक है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और खुद सल्फेट के पास चला जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना। अब जिंक इतना ताकतवर था, उसने हाइड्रोजन को भगा दिया बाहर और खुद ने जाके सल्फेट के साथ जाके बैठ गया और जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो यही रीजन होता है कि जब मैं जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूँ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा थी तो इसीलिए यहाँ पे जिंक ने सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे मेरे पास एक आयरन नेल ली मैंने, आयरन नेल मतलब एक कील होती है ना, ठीक है, आयरन की नेल ली, एक कील ली, तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो मैंने एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, उसमें जाके मैंने वो आयरन नेल डिप कर दी, उसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जाके मैंने उसमें आयरन नेल डिप कर दी और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, अब ये ब्लू कलर का नहीं है, अब उसका कलर चेंज हो चुका है, अब वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का बन चुका है, ठीक है, उसका कलर फेड होता गया और वो ग्रीन कलर का बन गया, है ना। तो अब ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि वो ब्लू कलर सॉल्यूशन ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। तो देखो अब फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो आयरन और कॉपर में से आप देख सकते हो कि कॉपर की रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, वो तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, और आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि आयरन ताकतवर है। तो अगर आयरन ताकतवर है तो वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और बोलेगा हट, और उसके अलावा
ये जो आयरन है अब सल्फेट के साथ जाके बैठ जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। यानी कि कॉपर जो पहले सल्फेट के साथ था अब वही सल्फेट आयरन के साथ होगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट और साथ में बन जाएगा कॉपर। क्या बन जाएगा? कॉपर। अब मैंने बोला था कि जो सॉल्यूशन था ना, अब वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का नहीं है, अब वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का है। वो ग्रीन कलर का इसीलिए है क्योंकि आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। और ये जो कॉपर बना ये कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है। अब मैंने क्या किया था, सॉल्यूशन था मेरे पास, सॉल्यूशन में मैंने आयरन नेल डिप करी थी तो सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू से ग्रीन हो गया। अब कॉपर भी तो बना, तो कॉपर किस कलर का है? रेड ब्राउन कलर का। तो क्या होता क्या है कि ये जो रेड ब्राउन कलर का नया कॉपर बना ना, ये जाके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ये आयरन नेल थी ना, सॉल्यूशन में रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना, जाके इस पर डिपॉजिट हो गया और पूरी आयरन नेल मेरी रेड ब्राउन कलर की हो गई। यानी कि अब आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग हो गई। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि पहले मेरे पास सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, पहले सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही मैंने उस सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाली तो सॉल्यूशन मेरा ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, और ग्रीन कलर का क्यों हुआ? क्योंकि आयरन अब आयरन सल्फेट बना चुका है और कॉपर अलग हो चुका है, और जो कॉपर है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, और वो कॉपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल पे डिपॉजिट हो चुका है, जिसकी वजह से आयरन मुझे इस तरीके का दिखता है, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा कि एक मेटल है ए, उस मेटल को मैंने कॉपर सल्फेट में डाला तो सॉल्यूशन पहले मेरा ब्लू था अब ग्रीन हो गया, और मैंने देखा कि उस मेटल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग थी। तो बताओ ये मेटल क्या है या फिर ये रिएक्शन किस टाइप की है? तो आप लिख सकते हो ना, आयरन और कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया और आयरन सल्फेट बना और साथ में कॉपर बन गया, और ये कॉपर ही था जो रेड ब्राउन कलर का था और जाके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं सिल्वर ले रही हूं और सिल्वर के अंदर अगर मैं कॉपर नाइट्रेट डालूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, या फिर अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कॉपर डालूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ठीक है, पहले रिएक्शन का बताओ कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला अभी भूल जाओ, फर्स्ट रिएक्शन के केस में बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सिल्वर के अंदर जब मैं कॉपर नाइट्रेट डालूंगी तो मेरे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन क्या होगी? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर तो नहीं बनेगा, इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी कोई भी रिएक्शन? क्योंकि देखो, अगर सिल्वर को कॉपर की जगह लेनी है तो सिल्वर को कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है सिल्वर से। तो अगर कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कैसे रिएक्शन हो पाएगी ना? बहुत ज़्यादा, बहुत सही बच्चे ने, बहुत सही बोला बच्चों ने, वेरी गुड। तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है सिल्वर से। अब चींटी थोड़ी हाथी को मार सकती है ना? तो इसीलिए क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है कॉपर से, इस वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके अलावा अगर मैं रिएक्शन को चेंज कर दूं, यानी कि अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कराती ना सिल्वर नाइट्रेट से तो रिएक्शन हो जाती। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाती, मेरे पास कॉपर नाइट्रेट बन जाता और सिल्वर अलग निकल जाता, कॉपर नाइट्रेट बन जाता और सिल्वर अलग बन जाता। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि कॉपर नाइट्रेट का कलर बताओ मुझे क्या होगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होगा। तो देखो, कॉपर जो होता है ना मेरे पास वो रेड ब्राउन कलर का होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था।
ठीक है, रिएक्शन सेम है, कुछ सिलेक्टेड कलर्स होते हैं, याद कर लो। कॉपर का कलर रेड ब्राउन कलर होता है, कॉपर का जो सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। जो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट होता है वो कलरलेस होता है, सिल्वर आपके पास ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रेइश व्हाइट, बिल्कुल सही बोला। कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का होता है। तो पहले मेरे पास कॉपर था जो रेड ब्राउन कलर का था, सिल्वर नाइट्रेट था जो कलरलेस सॉल्यूशन था। फिर मैंने क्या किया, दोनों को डाला, मिक्स किया, कॉपर की मैंने स्ट्रिप ली, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाली, तो मैंने देखा कि सॉल्यूशन का कलर ना कलरलेस से कन्वर्ट हो गया ब्लू में। अब वो ब्लू में क्यों कन्वर्ट हुआ? कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से ही कन्वर्ट हुआ। और उसके अलावा जो सिल्वर है, ग्रेइश व्हाइट सिल्वर की फॉर्मेशन वहां पे हो गई। और ये रिएक्शन क्यों हुई? ये रिएक्शन इसीलिए हुई क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है और कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर लिया और सॉल्यूशन मेरा ब्लू बन गया। और ये जो मेरी रेड ब्राउन कलर की कॉपर की स्ट्रिप थी, इसके ऊपर वाइट कलर की डिपॉजिट भी आने लगी, इसके ऊपर वाइट कलर की डिपॉजिट भी आने लगी। तो वो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? यही बोलेगा कि मैंने एक रेड ब्राउन कलर का मेटल लिया और मैंने उसको एक सॉल्यूशन में डाला जो कि कलरलेस था, और जैसे ही मैंने उस मेटल को सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया, ठीक है। तो बताओ कि मेरे पास वो सॉल्यूशन इनिशियली क्या था? वो सिल्वर नाइट्रेट था, और वो ब्लू क्यों हुआ? वो कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से ब्लू हुआ। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला है कि जब जिंक को हम लोग रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो रिएक्शन क्या होगी? अब फिर से जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो कॉपर से ज़्यादा है तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट जो कि पहले ब्लू कलर का था, अब जिंक सल्फेट तो कलरलेस होता है, तो फिर से ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक मेटल का कलर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। जिंक मेटल का कलर क्या होता है? अब कॉपर का कलर तो रेड ब्राउन ही होता है, तो जिंक मेटल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब इस जिंक मेटल का कलर कैसा होता है? जिंक मेटल सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। तो इस सिल्वरी वाइट मेटल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की डिपॉजिट सी होने लग जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस होती है। अब एक और रिएक्शन है यहाँ पे कि Cl2 प्लस Ki। अब आप बोलोगे कि इसके केस में मेरे पास Cl2 प्लस 2Ki। अब आप बोलो कि मैम ये तो नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, तो इनके बीच में कैसे रिएक्शन होगी? तो बस इतना सा अभी के लिए याद रखो कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। अभी के लिए बस इतना याद रखो। और ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तभी अच्छे से समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। तो बस इतना याद रखो कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। तो अब ये बताना है कि क्लोरीन को जब मैं Ki के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अभी तो मैंने बोला कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? आयोडीन की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा और साथ में मेरा I2 निकल जाएगा, ठीक है। KCl बन जाएगा और साथ में मेरा I2 निकल जाएगा, आयोडीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये बताइए कि आयोडीन जो गैस होती है ना, उसके कौन से कलर के वेपर्स होते हैं? NO2 और ब्रोमीन के तो देख लिए मैंने, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के येलो होते हैं। आप बताओ आयोडीन गैस के कौन से वेपर्स होते हैं? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके बहुत काम आती है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो क्लोरीन था उसने आयोडीन को डिस्प्लेस कर लिया और KCl की फॉर्मेशन हो गई, और उसके साथ साथ आयोडीन गैस जो है वो
अलग निकल गई। ठीक है, अब जल्दी से ये बताइए कि आयोडीन के जो आयोडीन गैस जो होती है उसका कलर क्या होता है। ठीक है, आयोडीन गैस का कलर क्या होता है। आयोडीन गैस का कलर क्या होता है। रेड तो नहीं होता, आयोडीन गैस जो होती है ना वो वॉयलेट कलर के फ्यूम्स देती है, रेड नहीं देती बच्चे, वॉयलेट कलर के फ्यूम्स देती है। तो बस इतनी सी बात याद रखो कि जो आयोडीन गैस होती है वो वॉयलेट कलर के फ्यूम्स देती है, रेड नहीं देती, वाइट भी नहीं देती, वॉयलेट कलर के फ्यूम्स देती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देती है और KCl की फॉर्मेशन हो जाती है और आयोडीन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए कि अ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट, लास्ट क्लास में ये रिएक्शन कराई थी, आप लोगों को ये आंसर बताना है इसका, मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन है कि अ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट, एक ग्रीन कलर का मेटालिक सॉल्ट है, हाइड्रेटेड का मतलब है उस मेटालिक सॉल्ट के साथ ना वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब मैंने उसको हीट किया तो हीट करने पर वो वाटर मॉलिक्यूल जो थे ना उसने लूज कर दिए। ठीक है, उसने लूज कर दिए और वो एक सफोकेटिंग सी स्मेल देने लगा। तो बताइए कि ये सॉल्ट क्या है और केमिकल रिएक्शन मुझे बतानी है। अब जल्दी से बताइए ये सॉल्ट क्या है। पिछली क्लास में मैंने ये रिएक्शन कराई थी, एक सॉल्ट था, उसको जब मैं हीट कर रही थी तो हीट करने पर वो पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा था, देन उसके बाद मैंने उसको दोबारा हीट किया तो उसकी डिकम्पोजिशन हो गई और डिकम्पोजिशन होने पर सफोकेटिंग सी स्मेल वो देने लगा। ठीक है, सफोकेटिंग सी स्मेल देने लगा। मुझे बताना है कि ये सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि ये मेटालिक सॉल्ट कौन सा है। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो हीट करने पर पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है एंड देन दोबारा हीट करने पर वो एक सफोकेटिंग स्मेल देता है। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया। इसका आंसर है फेरस सल्फेट। क्या आंसर है? फेरस सल्फेट। जिनको नहीं पता जाके रिवाइज करो, याद आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये जो FeSO4 होता है ना, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, और उसके बाद पहले जब मैं इसको हीट करती हूँ, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने, अगर नहीं याद तो जाके रिवाइज करो क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो फिर आप लोग। और फिर जैसे ही मैं इसको हीट करती हूँ तो इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं एंड फिर से जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके Fe2O3 देता है और SO2 गैस देता है और SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस देता है। और ये जो दोनों गैसेस होती है ना, यही दोनों गैसेस सफोकेटिंग स्मेल देती है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसका मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एग्जाम्पल बताया था। ये ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 कलरलेस होता है और जो Fe2O3 होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है। और ये जो SO2 और SO3 होती है यही सफोकेटिंग गैस की स्मेल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म होती है। अगली क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली क्लास, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग इन सभी रिएक्शन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी मैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बार टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हुआ है तो फिर से देख लेते हैं। देखो, इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी होगी ट्यूसडे एंड सैटरडे को 3 to 3:45। साइंस की क्लास आपकी होगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 6 to 6:45। लेकिन उसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को भी 8 to 8:45, यानी कि वीकली अब आपकी साइंस की 2 क्लासेस होगी, पर सब्जेक्ट 2 क्लासेस होगी। पहले केमिस्ट्री की एक ही क्लास होती थी, लेकिन अब 2 क्लासेस होगी। एक होगी मेरे पास ट्यूसडे को और एक हमारे पास शायद फ्राइडे को होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट मेरे पास मैथ्स की क्लास होती है मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 7 to 7:45 एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को 9 to 9:45। तो डिनर प्लान करके रखना, क्लास अटेंड करना अच्छे से। इंग्लिश की क्लास आपकी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होगी 8 to 8:45। ग्रामर की होती है 3 to 3:45 ट्यूसडे एंड सैटरडे को, एंड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होगी 8 to 8:45 आप लोगों की इंग्लिश की क्लास। तो ये टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लो ताकि अपना टाइम स्लॉट उसी अकॉर्डिंग बना के रखो, और अच्छे से जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उनको जरूर रिवाइज करो। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।